एक खुशहाल परिवार की साधारण सी सुबह जो रात तक एक ऐसे हादसे में बदल जाती है जहां सच को साबित करना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। तो आज हम जानेंगे फिल्म 80 की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं परिमा से, जो एक स्कूल टीचर है, शांत स्वभाव, सादगी से भरी और अपने काम से प्यार करने वाली। उसका पति विनय एक सुपरमार्केट में काम करता है। उनका 8 साल का बेटा ध्रुव है, जो अभी दुनिया की सच्चाइयों से अनजान है। सुबह का वक्त है। परिमा रसोई में टिफिन तैयार कर रही है। ध्रुव अपने जूते पहनते पहनते मम्मी से पूछ रहा है कि आज उसे स्कूल में स्टार मिलेगा या नहीं। विनय हंसते हुए कहता है कि अगर शरारत कम करेगा तो जरूर मिलेगा। अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। विनय रोज की तरह ध्रुव को स्कूल छोड़ता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। वहीं सुपरमार्केट में उसका दोस्त कार्तिक काम करता है। कार्तिक की आंखों में हमेशा एक अजीब सी थकान रहती है। बाहर से वो सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ है। उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वो किसी से खुलकर बात नहीं करता। काम खत्म होने के बाद कार्तिक घर लौट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात रावी से होती है। रावी एक वकील है और कभी कार्तिक की पत्नी कावेरी के साथ काम करती थी। कावेरी भी वकील थी। कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास कुछ ही दिन है। वो आखिरी बार कार्तिक को देखना चाहती थी, लेकिन कार्तिक किसी जरूरी काम में बाहर था और समय पर नहीं पहुंच सका। कावेरी ने उसके लिए एक आखिरी वॉइस मैसेज छोड़ा था, जो आज तक कार्तिक ने नहीं सुना। रावी आज भी उसे यही बात याद दिलाती है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द होता है। कार्तिक कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ मोबाइल में पड़े उस अनसुने वॉइस मैसेज को देखता रहता है। उधर उसी शाम परिमा के स्कूल में एक फेयरवेल फंक्शन होता है। वो स्टेज पर बच्चों के साथ हंस रही होती है। विनय उसे लेने आता है, लेकिन कार्यक्रम लंबा चलता देख कह देता है कि तुम आराम से आ जाना, मैं घर जा रहा हूं। कुछ ही देर में शाम रात में बदल जाती है। फंक्शन खत्म होता है और परिमा स्टेशन से बाहर निकलती है। सड़क पर रोशनी है, लेकिन भीड़ कम हो चुकी है। वो ऑटो का इंतजार करती है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन अगले ही पल कार का दरवाजा खुलता है और कुछ लड़के बाहर निकलते हैं। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता। वे उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में खींच लेते हैं। वो चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन रात की सड़कों पर लोग देखने से ज्यादा बचकर निकल जाना पसंद करते हैं। कार अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ती है। फिल्म यहां ज्यादा कुछ दिखाने के बजाय माहौल से डर पैदा करती है। चीखें, संघर्ष, घुटती हुई आवाजें और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद वही कार रेलवे ट्रैक के पास रुकती है और घायल परिमा को बाहर फेंक दिया जाता है। कार तेजी से अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है। वे चारों लड़के पास के इलाके में कार धोते हैं, कपड़े बदलते हैं और खून लगे कपड़े जला दिए जाते हैं। मोबाइल और वॉलेट फेंक दिए जाते हैं। फिर रात के बीचों बीच कपड़ों की दुकान से नए कपड़े खरीदकर एक रिश्तेदार की शादी में पहुंच जाते हैं। सुबह की तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं ताकि सबूत बने कि वे रात से वहीं थे। अगली सुबह एक राहगीर रेलवे ट्रैक के पास परिमा को देखता है। वो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। विनय को फोन आता है। वो ध्रुव को साथ लेकर अस्पताल पहुंचता है। उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर जब सच बताते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्रुव कुछ समझ नहीं पाता। वो सिर्फ पूछता है कि मम्मी को किसने मारा। विनय के पास जवाब नहीं होता। अब पुलिस इसकी जांच शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आशुतोष और संजय मौके पर पहुंचते हैं। रेलवे ट्रैक से सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं। आसपास के सीसीटीवी देखे जाते हैं और जल्द ही वो कार मिल जाती है जिसे छोड़ दिया गया था। कार के नंबर से 4 लड़कों तक पुलिस पहुंचती है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से एक निक्का है, जो बहुत अमीर बिजनेसमैन दीपराज का बेटा है। जिसके बाद कोर्ट में केस शुरू होता है। आरोपियों की तरफ से वकील नवरत्न खड़ा होता है। वो बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला है। वो अदालत में कहानी बदल देता है। उसका कहना है कि कार चोरी हो गई थी। कुछ अनजान लोगों ने कार छीन ली और उसी कार से अपराध किया और फिर कार छोड़ दी। उसके मुवक्किल तो शादी में थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में कार चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डीएनए रिपोर्ट आरोपियों से मैच नहीं करती। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। क्या सच में ये निर्दोष है? अब मामला और उलझने वाला था। आगे जो सच सामने आएगा वो पूरी कहानी बदल देगा। इसलिए अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
रावी अब परिमा की तरफ से केस लड़ रही है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो डीएनए टेस्ट दोबारा कराने की मांग करती है और अदालत इजाजत दे देती है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी मैच नहीं करती। सवाल बढ़ते जा रहे हैं और जवाब गायब हैं। अब रावी फिर से परिमा से मिलती है। वो उसे धीरे धीरे उस रात की हर छोटी बात याद करने को कहती है। परिमा आंखें बंद करती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो कहती है कि 4 नहीं बल्कि 5 थे। रावी ये सुनकर हैरान थी। परिमा ने कहा कि एक गाड़ी चला रहा था। वो बार बार कह रहा था कि छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो, और उसका नाम था समीर। ये नाम केस की दिशा बदल देता है। पुलिस दोबारा आरोपियों से पूछताछ करती है। उन्हें समीर के बारे में पूछा जाता है। पहले तो वे इनकार करते हैं, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो उनमें से एक मान लेता है कि जिम के बाहर उनकी मुलाकात समीर से हुई थी। वही कार चला रहा था, वही बाद में उतर गया था। अब सवाल उठता है कि अगर वो उतर गया था तो डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं मैच हुई, और अगर वो था ही नहीं तो परिमा को उसका नाम कैसे याद है। रावी जिम के सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। उसमें साफ दिखता है कि 5 एक साथ कार में बैठे थे। अब समीर की तलाश शुरू होती है। उधर पुलिस स्टेशन में एक और खेल चल रहा है। जिस रात कार चोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी, उसी समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। इसका कारण बताया जाता है कि उस वक्त बिजली चली गई थी और तार कट गया था। एक कांस्टेबल कहता है कि बंदर आ गए थे और उन्होंने वायर काट दिए। ये सुनकर रावी मुस्कुरा देती है। बंदर सिर्फ उसी घंटे आए थे जब ये लोग आए। लेकिन इसके बावजूद भी परिमा के पास कोई और ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन 4 लड़कों बेल मिल जाती है। इसलिए दीपराज अपने बेटे निक्का को लेकर घर पहुंचता है। घर में उसकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। दीपराज की पत्नी को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता। जब उसे धीरे धीरे उस रात के बारे में मालूम चलता है तो घर का माहौल बदल जाता है। निक्का बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बस कार चला रहा था। लेकिन दीपराज गुस्से में कहता है कि अगर तू उनके साथ था तो तू भी उतना ही दोषी है, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। इसी बीच परिमा अस्पताल से घर लौटती है, लेकिन वो पहले वाली परिमा नहीं रही। रात को अचानक चौंक कर उठ जाती है। दरवाजे की हल्की आवाज से भी डर जाती है। आईने में खुद को देखने से कतराती है। वो स्कूल वापस जाना चाहती है और फिर से सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट दिखाती है। कुछ छात्र उसके साथ हुई घटना पर गंदे मजाक कर रहे होते हैं। ये देखकर परिमा की आंखों में आंसू नहीं आते, शायद आंसू भी थक चुके हैं। वो धीरे से कहती है कि मैं इन्हें अपने बच्चों जैसा मानती थी। अब कोर्ट में परिमा से उन लड़कों की पहचान करवाई जाती है। परिमा आरोपियों को देखती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे उनकी आवाजें याद हैं और कुछ नाम भी, लेकिन उसे उनके चेहरे साफ याद नहीं है। ये देखकर नवरत्न तुरंत कहता है कि अगर पहचान नहीं सकती तो ये आरोपी कैसे। मामला और कमजोर हो जाता है। इसी दौरान एक और घटना होती है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कोई अनजान व्यक्ति मार देता है जहां परिमा को फेंका गया था। उस व्यक्ति के हाथ में हमेशा एक काली छतरी होती है, इसलिए मीडिया उसे छतरी वाला नाम दे देती है। लोग उसे हीरो कहते हैं, लेकिन रावी कहती है कि कानून के बाहर की गई हत्या न्याय नहीं होती। अब कहानी 2 दिशाओं में चल रही है, एक अदालत के अंदर और दूसरी बाहर। और असली सवाल अब उठने वाला है कि क्या सच अदालत में जीतेगा या गुस्सा सड़कों पर। पहले आरोपी की मौत के बाद शहर में माहौल बदल जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ खुश हो जाते हैं। टीवी डिबेट्स में लोग कहने लगते हैं कि ऐसे दरिंदों को अदालत नहीं, गोली मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर छतरी वाले की तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे कोई फरिश्ता कह रहा है तो कोई बदला लेने वाला इंसाफ। लेकिन रावी जानती है कि ये रास्ता जितना आसान दिखता है उतना ही खतरनाक है। उधर बाकी 3 आरोपी घबराए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला नंबर किसका होगा। उनमें से एक अपने घर में चीखते हुए कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, सब गलती से हुआ। लेकिन ये गलती शब्द अब बहुत छोटा लगने लगा है। इसी बीच नवरत्न रावी को दीपराज से मिलने के लिए कहता है। दीपराज साफ शब्दों में कहता है कि अगर निक्का सरकारी गवाह बन जाए तो सजा कम हो सकती है। वो 2 साल से भी कम सजा की बात करता है। फिर बात सिर्फ सजा तक नहीं रहती, वो रावी को ढेर सारे पैसों का ऑफर देता है। बस इसके बदले निक्का को बचा लीजिए। लेकिन रावी शांत आवाज में कहती है कि ये मामला पैसों का नहीं है। अगर सरकारी गवाह बनेगा तो उसे कानून के हिसाब से ही सजा होगी, उससे कम नहीं। जांच गहराती है तो पता चलता है कि फॉरेंसिक लैब में भी कुछ गड़बड़ है। सैंपल्स माल खाने में रखे गए थे। वहां की चाबी हमेशा गुलाब सिंह नाम के कर्मचारी के पास रहती है। रावी अदालत में सवाल उठाती है कि क्या सैंपल बदले जा सकते हैं। पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन शक अब बीज की तरह बो दिया गया है। इसी बीच दूसरा आरोपी भी छतरी वाले के निशाने पर आ जाता है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है। अचानक वही काली छतरी वाला आदमी सामने आ खड़ा होता है। लड़की घबराकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर वो तुरंत गोली चला देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस बार आरोपी बच तो जाता है, लेकिन साफ है कि कोई उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। रावी को अब शक होने लगता है। वो कार्तिक के बॉस से मिलती है। वहां उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसे हिला देता है। कार्तिक कोई सामान्य सुपरमार्केट कर्मचारी नहीं है, वो एक अंडरकवर एजेंट है। उसकी पत्नी कावेरी का एक्सीडेंट भी एक रहस्य था। कार्तिक कई सालों से अपराधियों के खिलाफ काम कर रहा था। शायद इस बार उसने कानून से आगे निकलने का फैसला कर लिया है। रात को रावी कार्तिक से मिलती है। वो सीधा पूछती है कि क्या तुम ही छतरी वाले हो? कार्तिक कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में थकान है और बहुत सारा गुस्सा। वो साफ जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब होती है। रावी कहती है कि अगर तुम सबको मार दोगे तो अदालत में सच कैसे आएगा? निक्का सरकारी गवाह बनने को तैयार था, तुमने उसे भी मार दिया। तुम हीरो नहीं बन रहे, केस कमजोर कर रहे हो। यह बात कार्तिक को अंदर तक चुभती है। उसे भी अब लगने लगता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। उधर पुलिस आखिरकार समीर को ढूंढ निकालती है। वो छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के वक्त वो संजय को पैसे ऑफर करता है कि उसे कितने चाहिए, 5 लाख, 10 लाख। पहले वाला संजय शायद मान जाता, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वो समीर को थप्पड़ मारता है और कहता है कि आज नहीं। समीर को जेल में डाल दिया जाता है। उधर छतरी वाला आदमी अब लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था, लेकिन रावी ने उस आदमी का विरोध किया। इसलिए अगले दिन जब रावी कोर्ट की सुनवाई के लिए पहुंची, तभी भीड़ में से किसी ने अचानक उसके चेहरे पर स्याही फेंक दी, जिसके बाद रावी ऐसे ही कोर्ट के अंदर चली गई। अब सुनवाई फिर शुरू होती है। नवरत्न परिमा से उल्टे सीधे सवाल पूछता है कि आपकी सलवार फटी थी या नहीं? आपने पहले बयान में यह क्यों कहा? परिमा का चेहरा ढका हुआ है, वो कांप रही है। फिर अचानक वो अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटा देती है। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। वो सीधा नवरत्न की आंखों में देखकर जवाब देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शर्म मुझे नहीं, इन्हें आनी चाहिए। ये पल केस का भावनात्मक मोड़ बन जाता है। अब रावी अपना आखिरी दांव खेलती है। वो समीर की 13 साल की बेटी को गवाही के लिए बुलाती है। कोर्ट में सब हैरान हैं। छोटी सी लड़की कांपती आवाज में कहती है कि उस रात पापा घर आए थे, उनके कपड़े गंदे थे, फिर उन्होंने उन कपड़ों को जला दिया। उनके गले पर कुछ नाखूनों के निशान भी थे। अब नवरत्न पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा ऐसा कर सकते हैं? यह सुनकर लड़की कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है कि उन्होंने ये सब पहले भी किया है, मेरी मम्मी के साथ। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। रावी 13 साल पुराना केस सामने रखती है। तब भी समीर आरोपी था, लेकिन समझौते के तहत उसने पीड़िता से शादी कर ली थी और केस खत्म हो गया था। वही लड़की आज उसकी पत्नी है, यानी अपराधी ने सजा नहीं, पत्नी पाली थी। अब तस्वीर साफ हो रही है। तभी रावी संजय को गवाही के लिए बुलाती है। ये देखकर नवरत्न तुरंत कहता है कि ये तो खुद रिश्वतखोर है, इसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? ये सुनकर संजय को भी गुस्सा आ जाता है और इस बार संजय पीछे नहीं हटता। वो सबके सामने स्वीकार करता है कि फॉरेंसिक सैंपल बदले गए थे, उसे पैसे मिले थे और ऊपर से दबाव भी था, और इसके साथ साथ डीएनए रिपोर्ट झूठी थी। ये सब बातें सुनकर कोर्ट रूम में हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद जज आदेश देती हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और असली सैंपल की जांच होती है। इस बार रिपोर्ट साफ कहती है कि आरोपियों का डीएनए मैच करता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और आखिरकार फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी होती है। मीडिया, लोग और बहसें सब चरम पर हैं। अब जज अपना फैसला सुनाती है। तीनों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। परिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जीत पूरी नहीं है, लेकिन अधूरी भी नहीं। उधर कार्तिक अपने किए पर सोच रहा है। उसे भी समझ आ चुका है कि गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा सही नहीं होता। वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने का फैसला करता है। लेकिन कहानी का आखिरी वार अभी बाकी है। जब कार्तिक को कोर्ट लाया जा रहा होता है, तभी दीपराज गुस्से से भरा हुआ वहां पहुंचता है, क्योंकि उसने ही उसके बेटे को मारा है। वो कार्तिक पर गोली चला देता है।
गोली सीधे उसके गले में लगती है, जिससे कार्तिक वहीं गिर जाता है। रावी दौड़कर उसके पास पहुंचती है। कार्तिक की आंखों में पछतावा है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाते और कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक जाती है। एक तरफ अदालत ने इंसाफ दिया और दूसरी तरफ बदले ने एक और जान ले ली। लेकिन फिल्म यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही सवाल छोड़ती है कि क्या कानून से बाहर जाकर न्याय मिल सकता है? क्या सिस्टम की गलती बदले को सही बना देती है? और सबसे बड़ा सवाल कि हम चुप रहकर किसका साथ दे रहे होते हैं? परिमा अपने बेटे का हाथ पकड़कर कोर्ट से बाहर निकलती है। भीड़ शोर कर रही है, कैमरे चमक रहे हैं, लेकिन उसके लिए यह शोर नहीं, बस एक लंबी खामोशी है जो अब धीरे धीरे टूट रही है। क्योंकि सच थक सकता है, लेकिन अगर कोई उसके साथ खड़ा रहे तो वो हारता नहीं। और यही 80 की असली कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दमदार फिल्मों की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर और सच्ची कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।